प्लीज़ 23 अगस्त को जियो सिनेमा पे ये फ़िल्म ज़रूर देखें, क्योंकि ये बहुत ही पारिवारिक फ़िल्म है। आप किसी को भी साथ बिठा के आराम से देख सकते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही रिलेटेबल फ़िल्म है जो आपको हँसाएगी, रुलाएगी, सोचने पे मजबूर करेगी, आपस के अपने फैमिली के, परिवार के लोगों से वापस से मोहब्बत करवाएगी। और मैंने भी इसमें कुछ बिल्कुल ही अलग किया है, तो प्लीज़ मेरे लिए भी देखें। और वो जो जिन बच्चों ने इसमें काम किया उनके लिए भी देखें। बहुत प्यारी फ़िल्म है, बहुत मेहनत से बनाई है। तो 23 अगस्त को जियो सिनेमा। Uh, Hello, this is Sonali and welcome to Ad Kali. Welcome Amit and welcome Vivek. First, I would want to start with you, Vivek, since you are captain of the ship. Want to know, is there any real story which inspired you to write this story and go ahead and do it? There are, I think, millions of stories. This is one of the, I think, the most common story in any Indian household. But I got inspired because a friend came up with the story, and his name is Animesh Verma. He came up with the story of a father not wanting to go but having to go because there is no choice to the big city, and his kids trying every trick which is tiklam in the book to stop them, stop him from leaving. So that is what the film is. It happened in 2007-8 is when I first heard the story. It went through multiple drafts. 16, 17 years later, you see the film. And what was your first reaction when he told you this is the story of the father and you will be playing it? मेरा पहला रिएक्शन तो ये था कि मुझे कैसे ले लिया आपने, क्योंकि मैं जो काम कर रहा था उस समय, उन दिनों जामतारा, महारानी, मिर्ज़ापुर, इनसाइड है। मैंने कहा भाई पता नहीं क्या देखा है इस आदमी ने मेरे अंदर, जो मतलब ये गलती करना चाहता है ये। बट अंदर से तो मैं भी मरे जा रहा था कि मैं कुछ ऐसा काम करूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब कुछ इंटेंस और सीरियस हो रहा था। और मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा वेलकम चेंज था ये। प्लस इन्होंने एक बड़ा प्यारा सा पिच डेक भेजा था मुझे, जो कि वॉज कम्प्लीटली अनलाइक अदर पिच डेक्स जो स्टोरी के लिए लोग भेजते हैं। और उसमें कुछ भी इस तरीके की टेक्निकल चीज़ें नहीं थी। उसमें सिर्फ एक कार्टूनिश, कैरिकेचरिश कैरेक्टर्स बने हुए थे। एक बाप है, एक दो बच्चे हैं, माँ बाप हैं, दादा दादी हैं, और वो विडोअर है और वो इनके साथ रहता है। उसको काम पे बाहर जाना पड़ रहा है और वो जाना नहीं चाहता लेकिन जाना पड़ रहा है उसको, क्योंकि उसके छोटे से टाउन में जो एक होटल था जिसमें काम करता था वो बंद होने वाला है क्लाइमेट चेंज के लिए। मैंने कहा ये परफेक्ट मतलब स्टोरी है। मैं एक्चुअली भगवान से दुआ कर रहा था कि ऐसा कुछ काम मेरी तरफ आए, कि मैं अपना ये वाला जो स्पेल है थोड़ा तोड़ के कुछ और कर पाऊँ और कुछ और एक्सप्लोर कर पाऊँ। तो एकदम सही टाइम पे आया और अब हम यहाँ हैं सामने। Talking about casting, you had any particular casting face in your mind, or you always had Amit in your mind before approaching him? No, not really. When I started writing, when we were, in fact, Pankaj and I were writing, धीरे धीरे वो क्या होता है ना, हम किरदार ही पहले लिखते हैं। मतलब आइडियली वी डोंट वांट टू राइट टू एनीवन, एंड यू वांट टू स्टे ट्रू टू द कैरेक्टर मोर देन द एक्टर। And then, but he was one of the most obvious choices for me. Like the way he's saying it, that it is not obvious to me, it was always obvious that he's such a great actor, and I like that I've not seen that side of him on screen. And of course, if he's being able to play this much, he is capable of playing that side also. And it's always great when you see an actor playing something else. It's obviously it's जो भी पहले वो चांस लेने वाली बात है। जब कोई ले लेता तो आपको लगता है अरे यार ये भी तो हो सकता था। तो पर मुझे लगता है कि वो करना ही चाहिए, क्योंकि जब भी वो हुआ है सिनेमा में ओवर ईयर्स, जब आप अमरीश पुरी को जैसे देखते हैं, गर्दिश में देखा हमने, घातक में देखा, विरासत में देखा, तो आपको लगा यार ये तो करियर, मतलब पहले आपको लगता था कितना बड़ा कमाल करियर था, मुझे तो देख के लगा ये तो करियर वेस्ट हो गया ना, मतलब कितना कुछ कर सकते थे ये, आप उनसे विलन ही करा रहे हो, जबकि वो हर विलन भी अलग कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर मैं और चाहता कम से कम अमरीश पुरी को 10-12 और उस तरह के किरदार में देख के, जहाँ वो एक दादा है, एक पिता है, जहाँ वो एक प्यारा सा आदमी है, वो एकदम कड़क वाला इंसान नहीं है, तो वैसे ही मुझे लगा कि अमित, और जब हम मिले 10 ही मिनट लगते हैं आपको। कास्टिंग एक्चुअली मुझे लगता है जब आप इतने अच्छे एक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं ना, तो कास्टिंग एक 10 मिनट का प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस ये नहीं है कि क्या ये एक्टर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो प्रोसेस ये होता है कि जो मैं कहानी कहना चाहता हूँ, क्या ये भी वो कहानी कहना चाहते हैं। क्योंकि एक वक्त के बाद ना फिर वो, अब आप
फिल्म करने के लिए फिल्म कर लें या वो तो अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन कुछ कहानियाँ होती है ना जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जनरली लाइफ में इंपॉर्टेंट है। आप क्या बिलीव करती हैं, मैं क्या बिलीव करता हूँ, तो जब हम बात करने लगे तो हमें लगा कि यार हम एक ही चीज़ बिलीव करते हैं, तो फिर तो एकदम मतलब एकदम। Amit, if I'm not wrong, you also write. You are a writer also. अरे मैं कर लेता हूँ कभी हाँ। कुछ ये कब हुआ? कुछ चीज़ें अपने New discovery. कुछ चीज़ें अपने लिए कर लेता है इंसान, बट हाँ, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं। आप शायद वो गाने वाने की बात कर रहे होगे या म्यूजिक, वो ऐसे लिख दिया था, उसके पीछे भी एक स्टोरी है, अभी के लिए उसको रहने देते हैं। थोड़ी बता दो। अरे वो कुछ नहीं है, वो मेरी जो वाइफ है अभी, वो मेरी तब गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, तो हो गई लड़ाई झगड़ा कुछ, तो हो गया कि बस आज से ख़त्म सब, इसके बाद कभी नहीं मिलेंगे। वो मैं अपने घर गया जब तो रियलाइज़ हुआ कि गलती हो गई है, तो बहुत बड़ी है। तो रात में नींद भी नहीं आ रही थी, तो मैं कुछ लिखता रहा, और कुछ थोड़ा म्यूजिकल सेंस ठीक ठाक है मेरा, तो कुछ धुन भी आती गई। वो मैंने गा दिया एक दिन टिशू भाई के सामने, हिमांशु धुलिया जी के सामने। वो एक्चुअली इनफैक्ट रणदीप हुड्डा ने ही बोला था मुझे, मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, वो कि इधर गा के सुना दो, उनकी कुछ फिल्म बन रही। तो मैंने गा के सुना दिया, तो पैसे वैसे भी नहीं होते थे, टिशू भाई ने चेक भी काट के दे दिया मुझे। तो मैंने बोला ये तो यार कमाल ही हो गया। उसके बाद मुझे काफ़ी लोगों के कॉल आते रहे, मुझे एक्चुअली बहुत सारे म्यूज़िक कंपोजर अभी भी भेजते रहते गाने कि सुनिए सुनिए अच्छा? सुनिए, हाँ कि ये सुनिए नहीं पता मुझे। मतलब लिरिसिस्ट की ये मेरा गाना लिखा है, आप देखिए ना, इसको बनाइए ना। मैं बहुत बार बोल भी चुका हूँ कि मैं नहीं हूँ भाई म्यूज़िक कंपोजर, लेकिन वो एक ब्यूटीफुल एक्सीडेंट मान लो हो जाता हो। बाकी कुछ लिखता रहता हूँ चीज़ें, बट वो क्या ना, कुछ चीज़ें अपने लिए करनी चाहिए, तो अपने लिए होती है। बट लिखना एक इट्स एन आर्ट, तो डज इट हेल्प यू ऑल्सो इन योर आर्ट व्हेन यू आर एक्टिंग या फिर सिलेक्टिंग एनी रोल, वहाँ पे आपको हेल्प होती है कभी? नहीं, बिल्कुल होती है, क्योंकि आई थिंक जैसे मान लीजिए इन्होंने विक्रम बनाई, और बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते थे कि ये हमको कुछ अलग करना है या ये नया करना है, तो कैसे करें। तो मुझे लगता है कि मैं कुछ मेरा बेंट ऑफ माइंड भी वैसा रहा है हमेशा से, राइटिंग की तरफ भी और म्यूज़िक की तरफ भी। और कुछ क्या है कि करते करते फिर आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, तो फिर आप अपने इनपुट्स दे सकते हो, और बिल्कुल हेल्प करता है। मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करा, क्योंकि मैं एक्चुअली म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा था, मैं सिंगिंग की तरफ। फिर मैं एक आध दो कुछ जवानी के टाइम में कुछ सिंगिंग कंपटीशन में गया, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये नहीं कर पाऊंगा, मेरे से बहुत धुरंधर लोग बड़े और कह रहे मुझे वो जैक निकलसन जो है, उन्होंने एक बार कही थी कि एक बार कि आई एम सच अ गुड एक्टर, और पीपल थिंक आई एम सच अ गुड एक्टर बिकॉज आई एम सच अ ग्रेट राइटर। तो बड़ी कमाल स्टोरी, आप कभी यूट्यूब पर जाकर ढूंढेंगे तो मिलेगी आपको कि कैसे वो एक डिपार्टेड का एक सीन है जो पूरा उन्होंने लिखा था। कमाल कमाल है। बट आपके क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है कि जो म्यूजिकल सेंस है ना मेरे अंदर थोड़ी बहुत, वो बहुत हेल्प करता है एक्टिंग, बहुत हेल्प करती है। एक्टिंग भी बहुत रिदम है, रिदमिक चीज़ है, उसमें रिदम चाहिए। आप कैसे क्या बोल रहे हो, आप सांस को कैसे यूज़ कर रहे हो, बहुत मैटर करता है। जैसे फिल्म में आई हैव सीन द ट्रेलर, दोनों बच्चे हैं, बच्चों को हैंडल करना बहुत इजी बात नहीं होती है, स्पेशली फॉर द एक्टर्स एज वेल एज फॉर द डायरेक्टर्स। तो आप दोनों से जानना चाहूँगी हाउ वाज इट टू डील विद हिम, बिकॉज दे हैव देयर ओन मूड्स एंड देन यू हैव टू कैप्चर दैट इमोशंस आल्सो ऑन कैमरा। मुझे लगता है ये इस फिल्म में तो स्पेशली हमारे पास बहुत बच्चे थे, जो हमारे 3 बच्चे थे प्लस जो उनका झुंड था, तो करके 13-14 बच्चे हो गए थे, उसमें से 11 ने तो कभी कैमरा देखा ही नहीं था, तो वहीं के बच्चे थे वो। और पर एक चीज़ जो मुझे समझ में आई इस वक्त ये फिल्म करते हुए, जो मुझे पहले कभी समझ में नहीं आई थी, कि वो हर बच्चे का ना, मतलब आप सोचते नहीं हो उस बारे में उतने डिटेल में, कि हर बच्चे का टेम्परामेंट बहुत अलग होता है। और मेरे पास क्योंकि 3 थे जो मेन, अरिष्ट, आरोही और दिव्यांश, जो तीनों कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, समय, चीनी और भानु का, उसमें से दिव्यांश जो मेरे लिए था, दिव्यांश वाज एज गुड एज अमित फॉर मी। आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इन द कंट्री। तो वो तो उसको तो मार्क पता है, उसको सब पता है, उसने इतनी बार शूट कर लिया है, और एंड ही इज आल्सो दैट कैरेक्टर दैट ही इज इन द फिल्म, सो दैट बिकेम, मतलब उसको तो मुझे कुछ भी नहीं बोलना है, क्योंकि वो तो खाली जैसा है वैसा ही कर दे तो भी वो वैसा हो जाता है। चीनी ऑन द अदर हैंड वाज वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव किड्स दैट आई हैव कम अक्रॉस। सो उसके लिए फिर आपको उसको उसी तरह से हैंडल करना पड़ता है कि उसको ना आप छोड़ दो, मतलब वो गलत कर रही है तो 2 बार बात करा लो, कोई बात नहीं। तो उसके साथ वाला प्रोसीजर था, उस तरीके से होता था।
और अरिश जो है, जो इनका बेटा है, जो मोर्चा लेके निकला हुआ है, वो शैतान बच्चा है। तो उसके साथ उसका होता था कि हर दूसरे तीसरे दिन ना उसका क्लेवर शैतान। हाँ, बट इसका मन कभी इधर चला गया, उधर चला गया, बट द थिंग्स दैट दे ब्रिंग टू कैमरा बिकॉज ऑफ दैट, सी ऑल्सो वन हैज़ टू अंडरस्टैंड ना कि हम जो कर रहे हैं, हम जो चीज़ें कर रहे हैं, इसका कोई सही गलत तो प्रोसेस है नहीं। अब हाँ, जोर से बोलेंगे कि कम बोलेंगे, कौन बताएगा ना सही क्या है? आप क्यों कैसे डिसाइड करते हो कि क्या सही है? कोई मापदंड नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ कि ऐसा होना चाहिए। तो आप जब बच्चों के साथ जब आप शूट करते हो ना, क्योंकि उनका एक अपना, वो आपकी दुनिया में नहीं जी रहे हैं, वो ग्रोन अप वाले उसमें रिदम में है ही नहीं, वो अपनी रिदम में चल रहे हैं। और क्योंकि वो अपनी रिदम पे चल रहे हैं, वो बहुत नेचुरल हो जाते हैं चीज़ें करते हुए। बाकी हम बाकी चीज़ों के अंदर ना ग्रोन अप हमेशा थोड़ा सा ऐसा, थोड़ा सा वैसा, वो सब करते हैं, तो उनके साथ थोड़ा ओड़ा कुछ नहीं हो सकता। उनके साथ वो जो मिल रहा है ना, उसको ही आप एक ओवरऑल ही बदल सकते हो, क्योंकि वो दूसरी बार भी शायद वो ना कर पाए। तो वो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, लेकिन वो जितनी बार करते हैं सब कुछ अलग ही करते हैं। तो वो बड़ा कमाल पेशेंस है कुछ कुछ जगहों पे। बट आई थिंक वी वर लकी दैट जो बच्चे हमने, बहुत बच्चों से हम मिले, 200 बच्चों से मिले हम बिफोर वी डिड। दिव्यांश क्लियर था शुरू से दिमाग में, पर जो बाकी दोनों बच्चे हैं उनके लिए बहुत बच्चों से मिले हम। मुझे लगता है मैं इंडस्ट्री के सारे बच्चों से मिल चुका हूँ कास्टिंग। Also, I want to know, getting a studio on board is like one of the biggest tasks for any directors, Yes. whether you are doing a big film or a small film. So, how was that experience for you? So this film was produced by two producers on ground. One was Savio, Skylark Productions, and one was Hardik Ajay Films. So both are old friends. And this bringing Geo on board and going and pitching the story to them was done by Hardik. And I think I have to give a lot of credit to the studio, because nobody, I have not seen in recent times big studios coming in and doing these films, unless unless it is coming through someone big itself. So वो मुझे, I have to give them a lot of credit, and I'm very thankful that they decided to say yes to this project and we were able to do it. So, yeah. Amit, what is your thought? Normally, एक अच्छी कहानी होती है ग्रास रूट लेवल की, वो पहुंचना लोगों तक बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन डू यू थिंक कि ये OTT की बूम की वजह से अभी हम लोगों को ये स्टोरीज़ देखने मिल रही है, भले ही आपके घर के स्क्रीन पे या छोटे पैमाने पे वो रिलीज़ हो रही है, और हमको एटलीस्ट वी कैन सी देम रिलीजिंग समवेयर? क्या हो रहा था ना, OTT से पहले मुझे लगता है कि हम, क्योंकि हमारी सोसाइटीज़ में, हमारे देश में जो ग्रास रूट लेवल वाले लोग हैं, जो आर एक्चुअली रनिंग द कंट्री, अपनी छोटी बिजनेस से, छोटी लाइफ से, सिंपल लाइफ से, अब उनको एस्केपिज्म देखना है सिनेमा में। तो सिनेमा में जाके देखना कोई फिल्म, वो होता था कि कुछ लार्जर देन लाइफ हो, है ना, कुछ स्पेक्टेकुलर चीज़ दिखाई दी जाए, लेकिन वो स्पेक्टेकल के चक्कर में ना, मुझे लगा कि धीरे धीरे हम लोग जो रियलिटी ऑफ लाइफ है उससे ही दूर चले जाने लगते हैं। कि अब मैं तुमको स्विट्ज़रलैंड ही दिखा देता हूँ बिना कहानी के, कि सडनली कहानी चल रही है इंडिया में, सपनों में स्विट्ज़रलैंड में ना चलो तुम। तो ये सब होने लग गया था बीच में। तो आई थिंक वो थोड़े टाइम के लिए तो अच्छा था, लोगों को अच्छा लग रहा था, बट OTT से क्या हुआ कि वो रिलेटिबिलिटी जो उनकी लाइफ की है, वो उनको वापस मिलने लग गई। और आई थिंक जहाँ पे हम लोग अस्ट्रे चले गए थे थोड़ा एज एन इंडस्ट्री, वो भी फिर वापस आने लग गया कि यार ये देख रहे हैं लोग, हम क्यों नहीं बना रहे हैं ऐसा, हम बना सकते हैं ये सब। तो मुझे लग रहा है कि ये आगे और अच्छा ही होगा, क्योंकि अब तो थिएटर्स में भी अच्छी चीज़ें, तो पंचायत जैसे शो है, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। अगर आप पंचायत जैसे शो की पेस भी देखोगे तो बहुत स्लो है, वो इतनी ब्यूटीफुली उन्होंने पेस क्रिएट करी कि वो लग रहा है गांव की ही पेस ऐसे होगी, धीरे धीरे। आप मुंबई छोड़ के, बड़े शहर छोड़ के, आप यहाँ गोवा तक ही चले जाओ, सडनली सब स्लोअर डाउन, ऑर्डर करने में भी इरिटेशन होने लग जाता है, क्योंकि वो आराम से लेके आते हैं आपको ऑर्डर, यहाँ पे फटाफट। तो आई थिंक वो, मुझे लगता है कि कहानियों में अगर ऑडियंस को रिलेटिबिलिटी नहीं मिल रही है, वो अपने आप को या अपने पड़ोसी को या अपने चाचा को, ताऊ को, अपने छोटे भाई को, कज़न को अगर देख ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर अभी वो समय चला गया, वो नैरेटिव में वो चाहिए ही चाहिए, और लोगों को अच्छा लगता है वो, इसलिए अच्छी चीज़ें जो हैं, रिलेटेबल चीज़ें हैं, वो फिर से काम करना शुरू करें। और एक मैं ना
आपके साथ एक छोटा सा गेम खेलने वाली हूँ। मैं आपके 5 शोज़ के बारे में आपको पूछने वाली हूँ जिनमें आपने किरदार निभाया हुआ है, बट यू वांट टू प्ले समवन एल्स, यू हैव इम्प्रेस विद सम अदर रोल, और उसके ऐसा बाद हो ही नहीं सकता और लेकिन फिर भी चलो। और क्यों, अगर करना चाहो तो क्यों? तो फर्स्ट मेरा शो है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर में एक्चुअली मुन्ना का रोल मुझे ऑफर किया गया ओह। था, बट मैं उसके लिए बहुत बुढ़ा गया, तो मुझे पंकज त्रिपाठी का बेटा तो नहीं लग सकता तो बट मुझे एक्चुअली सच बताऊं तो मुझे ऑफर तो किया था, मुझे मालूम था ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होगा ये रोल, बट वैसा ही कुछ मैं उससे एग्जैक्टली पहले देवेंद्र मिश्रा में कर चुका था ऑलमोस्ट, तो मुझे वो एक्चुअली करना नहीं था। मैं बड़ा खुश हूँ कि मुझे वो मौर्य का रोल करने को मिला। सेकंड मेरा शो है महारानी। महारानी में मैं कुछ नहीं करना चाहूँगा नवीन कुमार के अलावा। अगर मैं उस एज ब्रैकेट में होता तो विनीत भाई ने जो रोल किया काला नाग का, वो ज़रूर करना चाहता मैं, बट नहीं बीट कर सकता हूँ मुझे, कोई बीट नहीं कर सकता। थर्ड मेरा शो है कला। कला में ऐसा कुछ था ही नहीं यार, कला में आई थिंक एप्ट है मेरे को जो मिला है। जमतारा। जमतारा में भी एप्ट है, और कुछ नहीं करना चाहूँगा। और मेरा लास्ट शो है इनसाइड एज। कैसे और कोई कुछ कर सकता है उसके अंदर नहीं, पर आप जो बता रहे हैं ना कि सारे कैरेक्टर सारे आइकॉनिक है, कोई क्यों ही कुछ और करना? नहीं, मतलब आई एम आस्किंग कि कोई ऐसा अच्छा रोल लगा हो कि आपके नहीं, कोई अच्छा नहीं था मेरे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। Thank you.